हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम थ्योरी। तो एसएससी कांस्टेबल जीडी 2019 में आपके टोटल एग्जाम 54 शिफ्टों में कराए गए थे। उसके सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे देखने को मिलेंगे। आज हम लोग 12/2/2019 की शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। ये जो है टोटल आपके जो है इतने शिफ्टों में एग्जाम कराए गए थे, जिसके 11/2/2019 के सभी शिफ्टों के मैथ के सॉल्यूशन और 12/2/2019 की शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 के सारे मैथ के सॉल्यूशन आपको इस चैनल पर करा दिए गए हैं। तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर सारे मैथ के सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो आज हम लोग 12/2/2019 के शिफ्ट 3 के सारे मैथ के सॉल्यूशन देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सप्ताह के पहले 2 दिनों के लिए शहर ए की औसत वर्षा कितनी है, 105 है। फिर बोला जा रहा है कि अगले 3 दिनों के लिए औसत वर्षा कितनी है, तो 84 है। तथा सप्ताह के अंतिम 2 दिनों के लिए जो है औसत वर्षा कितनी है, तो 49 है। फिर आगे बोला जा रहा है कि शहर बी के लिए कुल साप्ताहिक वर्षा कितनी है, 455 है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि दोनों शहर को मिलाकर औसत दिनांक वर्षा यानी कि डेली जो है औसत वर्षा कितनी होती है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, ए का टोटल योग निकाल लेंगे, यानी कि एक सप्ताह में जो है टोटल कितनी वर्षा होती है। क्योंकि बी का जो है टोटल वर्षा कितनी दी गई है एक सप्ताह में, 455 दी गई है। कितनी दी गई है, 455। ए का हमें क्या करना है, निकालना है। तो ए के पहले सप्ताह के पहले 2 दिनों का औसत कितना है, तो 105 वर्ष है। यानी कि 2 दिनों में जो है कुल कितनी वर्षा हो जाएगी, तो 105 इंटू क्या करेंगे, 105 इंटू क्या करेंगे, 2 करेंगे। यानी कि 2 दिनों का कुल वर्षा जो है कितनी हो जाएगी, तो 210 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी आपकी, 210 हो जाएगी। फिर आगे आपको क्या करना है, आगे बोला जा रहा है कि 3 दिनों, अगला 3 दिन में जो है कितनी वर्षा होती है, 84 वर्षा होती है। यानी कि 84 गुना क्या करेंगे, 3 करेंगे। क्या करेंगे, 84 गुना 3 करेंगे। तो 8 तिया 24, 4 तिया 12, यानी कि कितनी वर्षा होती है, तो 252 जो है वर्षा होती है। कितने, 3 दिनों में। फिर बोला जा रहा है अगले 2 दिनों में कितनी वर्षा होती है, तो 49 जो है औसतन वर्षा होती है। यानी कि 49 वर्षा जो है कितनी होती है, 2 दिनों में। तो 49 दुनिया आपका कितना हो जाएगा, 98 हो जाएगा। तो टोटल दिन कितना हो गया, तो 2 दिन। यहाँ पर 3 2 5, 5 2 7, यानी कि एक सप्ताह का जो है टोटल दिन यहाँ पर हो गया। और यहाँ पे जो एक सप्ताह का टोटल वर्षा हो गया किसका, ए का। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए को सारा जोड़ेंगे तो ए का क्या निकल जाएगा, कुल वर्षा पूरे एक सप्ताह का। तो यहाँ पर जोड़ कर देख लेते तो 8 2 10, हाथ में 1, 9 1 10, 5 15 1 16, 2 2 4 1 5। यानी कि ए में जो है टोटल वर्षा कितनी हुई, 560। बी में कितना हुआ था, 455। तो पूछा जा रहा है कि दोनों को मिलाकर जो है दैनिक औसत जो है दैनिक वर्षा क्या है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी कर देंगे। क्या करेंगे, ए प्लस बी बटा 7 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन होती है, तो 7 दिन होती है। तो क्या करेंगे, ए प्लस बी करेंगे तो 560 प्लस कितना करेंगे, 455। 455 अब बटा नीचे में किसे डिवाइड करेंगे, 7 से, क्योंकि सप्ताह में कितने दिन होती है, तो 7 दिन होती है। तो औसत वर्षा निकालने के लिए 7 से डिवाइड करेंगे। तो 560 प्लस 455 करेंगे तो 5 6 5 11, 5 4 9 1 10, यानी कि 7 से यहाँ पर डिवाइड करके देख ले तो 7 से काटेंगे तो यहाँ पर एक बार में 3 बचा, यानी कि 7 को 28, 7 5 35, यानी कि 145 वर्षा जो है क्या होती है, दैनिक होती है, ए और बी को मिलाकर। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में कि त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात कितना दिया गया है, 5:2:1 दिया गया है। फिर आगे बोला जा रहा है कि त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर कितना दिया गया है, 88 सेंटीमीटर दिया गया है। या फिर त्रिभुज का परिमाप बोल सकते हैं, या फिर तीनों भुजाओं का योग भी इसे बोला जा सकता है। तो तीनों भुजाओं का अनुपात दिया गया, तीनों भुजाओं का योग दिया गया। पूछा क्या जा रहा है आपसे कि सबसे बड़ी भुजा यानी कि बिगेस्ट साइड जो है आपकी कौन सी है, यानी कि बिगेस्ट भुजा की जो है लंबाई क्या है। तो तीनों भुजाओं का जो अनुपात दिया गया, तीनों भुजाओं का योग दिया गया। तो यहाँ जो है टोटल यूनिट कितना है, तो 5 2 7 1 8, यानी कि 8 यूनिट का वैल्यू कितना है, तो 88 सेंटीमीटर। कितना है, 88 सेंटीमीटर। 8 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा, 11 बार में। यानी एक यूनिट का वैल्यू जो है कितना, 11 सेंटीमीटर है। तो पूछा क्या जा रहा है, सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा जो है यूनिट में कितना है, तो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 11 में 5 से गुना कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 11 × 5 = 55 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी,
55 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि यदि देश द्वारा प्राप्त वार्षिक बर्फबारी, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, वार्षिक बर्फबारी जो है कितनी है, 700 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि यस5 द्वारा जो है प्राप्त मासिक, यहाँ पर जो है दिया गया 700 सेंटीमीटर कितना, तो वार्षिक में दिया गया, और पूछा आपसे क्या जा रहा है कि प्राप्त मासिक बर्फबारी क्या है। तो सबसे पहले निकालेंगे कि यस5 जो है कितना प्रतिशत जो है बर्फबारी करता है। तो यस5 आपका कितना है, यहाँ पर है, यस5 जो है कितना प्रतिशत बर्फबारी करता है, तो यहाँ पर कितना है, 12%। कितना प्रतिशत बर्फबारी करता है, बर्फबारी जो है 12% करता है। तो एक साल में जो है टोटल कितने सेंटीमीटर बर्फबारी होता है, तो 700 सेंटीमीटर। तो क्या निकाल लेंगे, 700 का 12% निकाल लेंगे। क्या करेंगे, 700 का 12% निकालेंगे। 2 शून्य 2 शून्य चला गया, तो क्या आ गया, 12 सत्ते 84 आ गया। लेकिन ये जो आपका 84 आया, 84 सेंटीमीटर बर्फबारी आया, वो आपका क्या आया, एक साल का आया, जो कि यस5 द्वारा जो है, यस5 का जो है भाग है कितने, 84 सेंटीमीटर, जो कि ये कितने साल का है, एक साल का। लेकिन आपसे पूछा इसमें क्या जा रहा है, मासिक बर्फबारी पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे, एक साल में कितना माह होता है, तो 12 महीने होते हैं। तो क्या करेंगे, 12 से इसे डिवाइड कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, एक महीने का बर्फबारी निकल जाएगा यस5 द्वारा। तो 12 से यहाँ पे काटेंगे 84 को, तो 12 सत्ते 84, तो कितना आ जाएगा आपका आंसर, 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे यस यू वी डब्ल्यू का जो है यहाँ पे अनुपात दिया गया, 2:9:6:7 दिया गया, और यस यू वी डब्ल्यू का टोटल योग दिया गया। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि यस यू और डब्ल्यू का मान क्या होगा। तो यहाँ पर चारों का जो है अनुपात दिया गया, और यहाँ पर चारों का योग दिया गया। तो क्या मैं एक यूनिट के अनुपात का जो है वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो क्या करेंगे, यहाँ पर जो है 9 2 11, सारा को जो है रेशियो को क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो कितने यूनिट का बनता है। तो 9 2 11, 11 6 17, 17 7 कितना हो जाता है आपका, 24 हो जाता है। तो यानी कि 24 यूनिट बराबर जो है चारों का योग कितना दिया गया, 864 दिया गया। कितना दिया गया, 864। तो 24 से काटेंगे तो 24 दिया 72 आपका हो जाता है। इधर 8 6 14, 24 छग जो है आपका कितना हो जाता है, 144, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जा रहा है, 36 आ जा रहा है। एक यूनिट का आपका वैल्यू कितना आ रहा है, 36 आ रहा है। तो पूछा क्या जा रहा है, यस यू भी का मान पूछा जा रहा है। तो यस यू भी जो है यूनिट में कितने, तो यस आपका 2 है, यू जो है आपका कितना है, 9 है। सॉरी यहाँ पे भी नहीं, डब्लू पूछा जा रहा है। तो डब्लू का यूनिट कितना है, तो 7 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, तीनों का योग कर देंगे। क्या करेंगे, तीनों का योग कर देंगे। तो तीनों का जो है यूनिट में कितना योग है, तो 9 2 11 7 18, यानी कि 36 में कितना गुना करेंगे, 18 को गुना करेंगे। तो आपका क्या निकल जाएगा, यस यू डब्लू का मान निकल जाएगा। तो 36 से गुना करेंगे 18 में, तो कितना आ जाएगा आपका, 8 6 48, 4 8 24, 4 28, यहाँ पे आपका 36 हो गया। 8 8 6 14, 3 2 5 1 6, यानी कि यस यू डब्ल्यू का जो है वैल्यू कितना आ जाएगा, 648 आ जाएगा। तो आपका यस यू डब्ल्यू का टोटल योग कितना आ गया, 648, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 648 होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ये जो आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बॉड मास थ्योरम जो आपको पता होना चाहिए। मैं आपके पहले वाले वीडियो में जो है काफ़ी बार बता चुका हूँ कि बॉड मास थ्योरम क्या होता है। बी से आपका ब्रैकेट हो जाता है, ओ से ऑफ, डी से डिवाइड, एम से मल्टीप्लाई, ए से ऐड, एस से सब्ट्रैक्ट होता है। बी से ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट आप जो होते हैं, बिग ब्रैकेट, मिडिल ब्रैकेट और एक स्मॉल ब्रैकेट होते हैं। तो उसी तरीके से आपको जो है, जो आपको पहले दिया गया है वो आपको जो है पहले हल किया जाएगा, जो आपका बाद में है वो जो है इस तरीके से, यानी कि ब्रैकेट का पहले हल होगा, ऑफ का उसके बाद में, डिवाइड का उसके बाद में, उसी तरीके से जो है आगे हल होता जाता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर स्मॉल ब्रैकेट का सारा जो है हल कर लेंगे। तो 3/2 कितना है, 3/2। तो जब भाग को गुना में चेंज किया जाता है तो अंक क्या होते हैं, सामने वाले पलट जाते हैं। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4/5 का 5/4 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना आ जाएगा, 5 या 15/4 दूनी 8 आ जाएगा, यानी कि ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू कितना आ गया, 15/8 आ गया। बाकी सारा हल क्या कर लेंगे, नीचे की ओर कर लेंगे। तो यहाँ पर जो है पहले आपको कितना दिया गया, 4/5, भाग का साइन है तो इसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे, यानी कि 5/8 जो है क्या लिखा जाएगा, 8/5 लिखा जाएगा। यहाँ पर जो है माइनस का साइन है तो माइनस का साइन लिख देंगे। आपका कितना आ जाएगा, -7/5
प्लस 2/15। का को जो है आपको बताया गया, का जो है मतलब क्या होता है, गुना होता है। इंग्लिश में कभी कभी आपको ऑफ दिया हुआ रहता है। अब ब्रैकेट का अंदर का वैल्यू कितना आया था, 15/8 आया था। तो बाकी सारा हल यहाँ पर कर लेंगे। तो यहाँ पे जो है 15 से 15 चला गया, 2 चौक 8 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 8 चौक 32 बटा जो है कितना हो जाएगा नीचे, 5 पच्चे 25 हो जाएगा। माइनस आपका कितना है बाद में, -7/5 है। प्लस का साइन है, प्लस का साइन लिख देंगे। यहाँ पर जो है काटने के बाद कितना बचा, तो ऊपर में 1 बचा, नीचे में जो है आपका 4 बच गया। तो 25, 5 और 4 का एलसीएम कितना बनता है, तो 100 एलसीएम बनता है। कितना एलसीएम बनता है, तो 100 एलसीएम बनता है। तो 25 चौक 100, तो 32 दूनी 64 दूनी 128 आपका ऊपर की ओर चला जाएगा। माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दे देंगे। 5 यानी कि 20, 20 सत्ते जो है आपका कितना हो जाता है, 140, माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो इसे सारा जो है हल कर लेंगे। तो 125, 140 में से, सॉरी यहाँ पे जो आपका क्या है, प्लस का साइन, यहाँ पे क्या है, प्लस का साइन है। तो 140 में से 25 चला गया तो आपका कितना बचेगा, तो 115 बचेगा। यानी कि 128 में से कितना आप घटाना है, 115 को घटाना है। तो 128 में से 115 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। नीचे कितना बचा हुआ है, 100 बचा हुआ है। यानी कि इस सिंप्लीफिकेशन का आंसर कितना है, 13/100। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। ये भी जो है आपके सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, तो बॉडमास थ्योरम आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले जो है 5 भाग दिया गया, तो भाग का साइन रहने देंगे। का मतलब जो है क्या होता है, गुना होता है। तो ऊपर जो है कितना हो जाएगा, 25 × 1 तो 25, और नीचे कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। यहाँ पर जो है सारा यहाँ पर जो हल कर लेंगे तो 5 पच्चे 25 और 5 चौक 20। फिर आगे क्या दिया गया, प्लस का साइन दिया गया, तो प्लस का साइन लिख देंगे। 20/3 है। जब भाग को गुना में चेंज किया जाता है तो संख्या क्या हो जाती है, सामने वाली उलट जाती है, यानी कि 9 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 3 तिया 9 और 20 25 100 हो गया। फिर जो आगे हल करके यहाँ पर देख लेते हैं तो भाग का साइन है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इनटू में से चेंज कर देंगे। मान इसका कितना आया था, 5/4, तो यहाँ पे क्या करेंगे, उलट कर लिख देंगे, यानी कि 4/5 यहाँ पे लिखा जाएगा। प्लस का साइन है, प्लस का साइन दे देंगे। बाकी हल करने में बाद में कितना आया था, 3/5 बचा हुआ था। इसे जो है हल करेंगे तो 5 से 5 चला गया, यानी कि कितना आ जाएगा, तो 4 + 3/5 आपका आ जाएगा। तो इसे हल करेंगे तो 5 एलसीएम, 5 चौक 20 + 3 यानी कि 23/5 जो है आपका क्या हो जाता है, इस सिंप्लीफिकेशन का जो है आंसर हो जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की ऊंचाई कितनी है, 28 सेंटीमीटर है। यदि इसके आधार की व्यास जो है कितनी है, 42 सेंटीमीटर है। तो पूछा जा रहा है कि शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि लेटरल सरफेस एरिया किसी कोण का, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल किसी शंकु का जो है क्या होता है, πr/l होता है। क्या होता है, πr/l होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि शंकु में जो है यल किसको कहा जाता है। तो यल जो है शंकु के स्लांट हाइट को कहा जाता है। स्लांट हाइट किसे कहा जाता है, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हिंदी में कहा जाता है। तो तिर्यक ऊंचाई जो है इसे कहा जाता है। ये जो आपके टेहरे में लंबाई दिख रही है, इसे जो है क्या कहा जाता है, स्लांट हाइट, यानी कि तिर्यक ऊंचाई हिंदी में कहा जाता है। और इसे जो है यल के रूप में लिखा जाता है। तो यल जो है आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, हाइट, यहाँ पर जो है आपका ये आपका क्या बनता है, हाइट बनता है। ये आपकी क्या बनती है, त्रिज्या, यानी कि रेडियस बनती है। तो अगर आपका हाइट और त्रिज्या दिया हुआ रहे तो आप क्या निकाल सकते हैं, यल निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका हाइट दिया गया है और आपका व्यास, तो व्यास से हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, त्रिज्या प्राप्त हो जाएगी। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, यल निकालना पड़ेगा। क्या निकालने के लिए, लेटरल सरफेस एरिया, यानी कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यल निकाल लेंगे। तो यल निकालने के लिए क्या करेंगे, h² + r² करेंगे। तो h यानी कि हाइट कितना दिया गया, ऊंचाई कितना दिया गया, 28। तो 28 का स्क्वायर कितना होता है, तो 784 होता है। 1 से 30 तक का स्क्वायर जो हमेशा आपको याद होना चाहिए। परीक्षाओं में जो है इससे किसी भी प्रश्न को जो है हल करने में आसानी होती है। तो यहाँ पर व्यास यानी कि डायमीटर कितना दिया गया, तो 42 सेंटीमीटर दिया गया। तो रेडियस कितना हो जाएगा, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, यानी कि 21 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या यानी कि रेडियस हो जाएगी। तो 21 का स्क्वायर यानी कि रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, तो 21 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाता है, 441 हो जाता है। तो 784 और 441 को जोड़ेंगे तो 4 × 1 = 5
8 4 12, यहाँ पर आपका हो गया 7 4 11 1 12, तो 1225 किसका स्क्वायर बनता है, तो 35 का स्क्वायर जो है आपका कितना है, 1225 है। यानी कि यल का वैल्यू कितना आ गया, तो 35 सेंटीमीटर जो है क्या आ गया आपका, यल का वैल्यू आ गया। तो अब क्या करेंगे, इसे जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालेंगे, तो पाई को क्या लिख सकते हैं, 22/7 लिख सकते हैं। आर जो है आपका क्या कितना था यहाँ पर, तो 21 सेंटीमीटर था। यल आपका कितना निकला, तो 35 सेंटीमीटर, कितना निकला, 35 सेंटीमीटर। 7 से काटेंगे तो 7 पचे 35, 22 पचे कितना हो गया, 110, यानी कि 110 इंटू कितना करेंगे, 21 करेंगे, तो 21 21 आपका एक हो गया, 2 1 3, 2 और 1 0 यहाँ पर बैठा देंगे। यानी कि शंकु के जो है वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि लेटरल सरफेस एरिया का जो है कितना आ गया टोटल, तो 2310 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्या है, शंकु का आयतन है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा। तो आपसे बोला क्या गया कि 80 वस्तु का क्या क्रय मूल्य यानी कि 80 वस्तु का सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस जो है आपका कितना है, 80 वस्तुओं का सीपी जो है 50 वस्तुओं के एसपी यानी कि विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी कि 80 वस्तुओं का सीपी यानी कि 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य जो है 50 वस्तुओं के एसपी यानी कि 50 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो दोनों को क्या कर दिए, बराबर कर दिए। तो इसे हल करेंगे तो 0 से 0 चला गया, यानी कि सीपी जो है आपका कितना वैल्यू है, 5 वैल्यू है, और एसपी जो है कितना वैल्यू है, तो 8 वैल्यू है। यानी कि सीपी बटा आप इस तरीके से एसपी करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5/8 लिख सकते हैं। यानी कि सीपी का वैल्यू जो है कितना आ गया, 5, एसपी जो है कितना है, 8 है। तो यहाँ पर जो है प्रॉफिट कितना हो रहा है, प्रॉफिट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी करते, क्या करते हैं, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है, 8 है, सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस कितना है, 5 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा, 3 यूनिट का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए क्या करेंगे, ऊपर में टोटल प्रॉफिट लिखेंगे रुपये में। आपका प्रॉफिट परसेंट किस पे निकाला जाता है, तो सीपी पर निकाला जाता है, तो नीचे क्या लिख देंगे, सीपी लिखेंगे। प्रॉफिट को जो है परसेंट में निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसे जो हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, लाभ प्रतिशत यानी कि प्रॉफिट परसेंट जो है आपका निकल जाएगा। तो यहाँ जो है 5 से जो है क्या करेंगे, 100 को काटेंगे यानी कि 20 बार में चला जाएगा, तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 60%, क्योंकि 20 दिया कितना हो गया, 60 हो गया। यानी कि प्रॉफिट परसेंट यानी कि लाभ प्रतिशत आपका कितना हो गया, तो 60% आपका आंसर हो गया। तो इसका जो है सही आंसर 60% है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक लंबवृत्तीय शंकु यानी कि एक लंबवृत्तीय कोण का जो है आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है उस बेलन के बराबर है। यानी कि लंबवृत्तीय बेलन यानी कि शंकु और बेलन का आयतन जो है क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर बेलन का जो है ऊंचाई कितना दिया गया, 48 सेंटीमीटर दिया गया, कितना दिया गया, 48 सेंटीमीटर दिया गया। फिर आगे बोला जा रहा है कि तथा उसके आधार का व्यास जो है कितने है, 20 सेंटीमीटर है। यानी कि बेलन यानी कि सिलेंडर का जो आपका ऊंचाई भी दिया गया है, व्यास दिया गया, तो आपको रेडियस भी इससे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि आपको रेडियस त्रिज्या भी दी गई है और ऊंचाई भी दी गई है। फिर आगे बोला जा रहा है कि शंकु की ऊंचाई जो है कितना, 16 सेंटीमीटर है, तो उसके आधार का व्यास क्या होगा। तो सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए, वॉल्यूम जो है कोण यानी कि शंकु के जो है वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। तो शंकु का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम यानी कि बेलन का वॉल्यूम जो है क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो दोनों का क्या करेंगे, आपका वॉल्यूम आप हमेशा याद रखेंगे कि कोण यानी कि शंकु का आयतन जो है कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और सिलेंडर यानी कि बेलन का आयतन जो है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसे जो है अब हल करेंगे तो यहाँ पर दोनों में बोला क्या जा रहा है कि दोनों का वॉल्यूम यानी कि दोनों का आयतन बराबर है। तो क्या करेंगे, दोनों का आयतन यहाँ पर बराबर करके लिख देंगे। तो कोण यानी कि शंकु का जो आयतन कितना है, 1/3 पाई आर जो है, यहाँ पर शंकु का जो है आर कितना दिया गया था, आर जो हमें नहीं दिया गया, तो यहाँ पे क्या रहने देंगे, आर स्क्वायर रहने देंगे। एच यानी कि हाइट यानी कि ऊंचाई जो है कितना दिया गया, 16 सेंटीमीटर दिया गया। दोनों का आयतन बराबर है तो बराबर यहाँ पर कर देंगे। सिलेंडर यानी कि बेलन जो है, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई
आर जो है इसका कितना दिया गया, आर यहाँ पर 20 सेंटीमीटर नहीं दिया गया, यहाँ पर डायमीटर यानी कि व्यास 20 सेंटीमीटर दिया गया। तो रेडियस जो है क्या हो जाएगा, व्यास का आधा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर जो है सिलेंडर यानी कि आपका जो है बेलन का जो है रेडियस हो जाएगा। तो यहाँ पे रेडियस का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 10 100 हो जाएगा। हाइट यानी कि ऊंचाई कितनी दी गई है, तो 48 सेंटीमीटर दी गई है। तो क्या करेंगे 48 गुना कर देंगे, बाकी हल करेंगे तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर आर आपका निकल जाएगा। तो पाई से पाई जो है यहाँ पर चला गया, 16 से काटेंगे तो 16 तिया 48 हो गया। आर स्क्वायर यहाँ पर करेंगे तो आपका कितना हो जाता है 3 तिया 900, कितना हो जाता है 900, यानी कि आर जो आपका कितना आ जाएगा, आर का जो है यहाँ पर स्क्वायर हटाकर इधर अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 30 का स्क्वायर जो है कितना होता है 900, यानी कि त्रिज्या कितनी आ गई 30 सेंटीमीटर। लेकिन हमें पूछा क्या जा रहा है, आधार का व्यास पूछा जा रहा है, यानी कि शंकु का व्यास पूछा जा रहा है। तो रेडियस कितना है तो 30 सेंटीमीटर, डायमीटर कितना हो जाएगा तो 30 इंटू 2, क्योंकि त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है डायमीटर यानी कि व्यास होता है। तो 60 सेंटीमीटर जो है क्या हो जाएगी, शंकु का व्यास हो जाएगा, यानी कि इसका आंसर कितना होगा 60 सेंटीमीटर, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 7 वर्षों में स्वयं का कितना गुना हो जाती है, 8 गुना हो जाती है। तो बोला जा रहा है कि कितने वर्षों में स्वयं का जो है यानी कि 4000 जो है 96 गुना हो जाएगी। तो आपको बोला क्या गया कि 7 वर्षों में कितने, 7 ईयर में जो है कितने गुना हो गई 8 गुना। हमें चाहिए कितना 4096 गुना चाहिए। तो जब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे 88 64 80 512 512 80 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 4096 आ जाएगा, यानी कि 8 पे पावर 4 का वैल्यू जो है कितना बन रहा है 4096 बन रहा है। तो जो आपका यहाँ पर पावर बनेगा उसे क्या करेंगे समय में मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना ही समय लगेगा आपको उस राशि का जो है 4096 गुना होने में। तो जो आपका यहाँ पर पावर बना उसे क्या करेंगे समय में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या करेंगे 7 इंटू 4 कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा 28 ईयर, कितना आ जाएगा 28 ईयर, यानी कि इस प्रश्न का आंसर कितना हो जाएगा 28 साल। तो उस राशि का जो है 4096 गुना होने में जो है कितना समय लगेगा 28 साल लगेगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक तथा महत्तम समावर्तक कितना है, तो लघुत्तम समावर्तक 75 है और महत्तम समावर्तक 5 है, और उन संख्याओं का अंतर कितना दिया गया तो 10 दिया गया। तो पूछा जा रहा है उन संख्याओं के अंकों का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का जो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है एच एक्स माइनस एच वाई, ये आपका एक संख्या हो गई, ये आपकी दूसरी संख्या हो गई। दोनों संख्या में हमेशा जो है क्या होती है एचसीएफ यानी कि महत्तम जो है उसमें क्या होती है हमेशा गुना होती है, और जो बची हुई उसमें जो है एचसीएफ के अलावा जो बची हुई संख्या रहती है वो आपस में क्या रहती है को प्राइम होती है, यानी कि एक्स और वाई जो है हमेशा क्या रहेगी एक दूसरे में को प्राइम होगी। तो ये जो आपका ये एच एक्स जो आपका क्या हो गया फर्स्ट नंबर हो गया, और एच वाई जो आपका क्या हो गया सेकेंड नंबर हो गया। तो दोनों संख्याओं का अंतर कितना दिया गया 10 दिया गया है, कितना दिया गया 10 दिया गया। तो एच सी एफ यहाँ पे कितना दिया गया 5 दिया गया। तो एच का वैल्यू क्या है, मैं यहाँ पर जो है एच को क्या कर लेता कॉमन लेते देता हूँ। तो एक्स माइनस वाई बराबर कितना है 10 है। तो एच का वैल्यू जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 5 लिख सकते हैं, क्योंकि एच सी एफ यहाँ पर कितना दिया गया महत्तम समावर्तक 5 दिया गया। तो 5 से काटेंगे तो 2 बार में चला जाएगा, यानी कि ये उस संख्या का को प्राइम फैक्टर जो है, और को प्राइम फैक्टर का अंतर कितना है 2 है, कितना है 2 है। आगे इसे हल करेंगे, यहाँ पर जो है लघुत्तम समावर्तक कितना दिया गया 75, यानी कि उस संख्या का एचसीएफ और दोनों संख्याओं का को प्राइम के नंबर का तीनों का गुणज क्या बनता है एलसीएम बनता है, क्या बनता है एलसीएम बनता है। तो एचसीएफ आपका कितना दिया गया 5 दिया गया। एक्स वाई जो उस दोनों संख्या का को प्राइम संख्या है, एलसीएम आपका यानी कि लघुत्तम समावर्तक कितना दिया गया 75 दिया गया। 5 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा 15 5 75। तो एक्स वाई का वैल्यू कितना आ गया 15 आ गया। तो एक्स माइनस वाई बराबर 2 है, एक्स इंटू वाई बराबर 15 हमने लाया है। तो यहाँ पर आपको कोई यहाँ पर दिमाग लग रहा है कि यहाँ पर एक्स का वैल्यू क्या हो सकता है वाई का वैल्यू क्या हो सकता है, तो आपको यहाँ पर जो है तुरंत दिमाग लगना चाहिए कि एक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर 5 हो सकता है और वाई का वैल्यू जो है यहाँ पर 3 हो सकता है, क्योंकि 5 में से जब 3 को घटाएंगे तो कितना आता है 2 आता है, और 5 में जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 15 यहाँ पर आपका आ जाएगा। यानी कि
यक्स जो है किसके बराबर है, 5 के बराबर है, और वाई जो है किसके बराबर है, 3 के बराबर है। तो यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि दोनों संख्याओं का योग क्या होगा। तो दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, एक संख्या हमने क्या माना, एच एक्स माना, दूसरी संख्या हमने क्या मानी थी, एच वाई मानी थी। क्या मानी थी, एच वाई मानी थी। तो एच जो है क्या करेंगे, दोनों में कॉमन ले लेंगे, एक्स प्लस वाई कर देंगे यहाँ पर। यानी कि एच जो है कितना है, 5 है। एच यानी कि एच सी एफ आपका कितना है, 5 है। और यक्स और वाई जो है दोनों का योग यहाँ पर जो है कितना हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। यानी कि दोनों का योग जो है कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि दोनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे बोला जा रहा है कि n1 तथा n2 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। n2 तथा n3 संख्याओं का औसत कितना है, 44 है। तो पूछा जा रहा है कि n3 तथा n1 का जो है अंतर कितना होगा। तो n1 प्लस n2 का योग हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो दोनों का औसत कितना दिया है, 17। तो 17 दूनी क्या करेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे, 17 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो n1 और n2 का क्या आ जाएगा, योग यानी कि सम आ जाएगा। तो 17 दूनी 34 क्या आ गया, n1 और n2 का योग आ गया। फिर क्या करेंगे, n2 प्लस n3, दोनों का औसत कितना दिया गया, 44। तो दोनों में क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे कि क्योंकि कितनी टोटल संख्या यहाँ पर है, 2 संख्याएं। तो 2 से गुना करेंगे, टोटल का योग निकल जाएगा, n2 और n3 का योग निकल जाएगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस 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 का साइन देंगे। तो n2 से n2 चला गया, क्योंकि ये प्लस में था ये माइनस में था। यानी कि n1 माइनस n3 बराबर जो आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो है माइनस का साइन है, ये आपका बटा में नहीं है, ये जो आपका क्या है माइनस का यहाँ पर साइन दिया गया था। तो 34 में से माइनस 88 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 40। 48 और 4 आपका कितना आ जाएगा, 52। सॉरी यहाँ पर 52 नहीं आएगा, 48 अच्छी 54 आ जाएगा। आपका कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। यानी कि दोनों का अंतर जो है यहाँ पर कितना आ रहा है, -54। लेकिन यहाँ पर n3 और n1 का यहाँ पर अंतर पूछा जा रहा था। तो दोनों में क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। यानी कि हम इसमें जो है क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। तो कितना आ जाएगा, n3 माइनस n1 बराबर कितना है, -54। यानी कि माइनस से माइनस चला गया। यानी कि n1 तथा n3 का अंतर जो है कितना आ गया, 54 आ गया। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यक्स वाई से जो है कितने 30% कम है, जेड यक्स से 50% कम है। तो पूछा जा रहा है जेड वाई से जो है कितना प्रतिशत कम है। तो यहाँ पे बोला क्या गया, यक्स जो है वाई से कितने प्रतिशत कम है, 30%। यानी कि वाई जो है अगर 100 है तो यक्स कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो जब रेशियो में बैठाएंगे तो दोनों 1:1 चला गया। यानी कि 7:10 आ जाएगा किसका, यक्स और वाई का। फिर क्या बोला गया, जेड जो है क्या है, जेड जो है यक्स से कितना 50% कम है। यानी कि यक्स 100 है तो जेड कितना है, 50 है। 50% कम है यानी कि कितना है, 50 जेड है। यानी कि दोनों को रेशियो में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 से काटेंगे तो ये एक बार में, इधर 2 बार में चला जाएगा। यानी कि जेड और यक्स का रेशियो कितना आ जाएगा, 1:2। तो हमें बराबर किसको करना है, यक्स को बराबर करना है, क्योंकि यक्स का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7 है। यक्स का वैल्यू जो है यहाँ पर कितना है, 2 है। तो इधर क्या करेंगे, 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी कि यक्स वाई जेड का जो हमें रेशियो इससे प्राप्त हो जाएगा। यानी कि 7×14 जो है क्या आ गया, यक्स का वैल्यू आ गया। वाई का वैल्यू जो आपका कितना हो जाएगा, 10×20 हो जाएगा। और जेड का वैल्यू जो है कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो लेकिन हमें यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि जेड जो है वाई से कितने प्रतिशत कम है, किससे, वाई से। किससे कम है, वाई से। कितना कम है, जेड जो है वाई से कितना प्रतिशत कम है। तो 20 - 7 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 13। कम किससे है, वाई से जो है कितना प्रतिशत कम है। तो वाई क्या करेंगे, नीचे की ओर लिख देंगे। परसेंट में इसे चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 से 100 को काटेंगे तो 20 × 25 100 चला गया। यानी कि जो है अंतर का जो है प्रतिशत जो है कितने कम है, तो 13 × 25 65। यानी कि 65% जो है जेड जो है वाई से कम है। तो यहाँ पर जो आपका 65% बिल्कुल सही आंसर होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि रोहित अकेला एक कार का कितना, अकेला एक कार का 1/4 जो है कितने दिनों में करता है, 32 दिन में पूरा कर सकता है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि रोहित जो है संपूर्ण कार को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। तो रोहित जो है किसी काम का कितना, किसी काम का 1/4 जो है कितने दिनों में कर रहा है, 32 दिनों में कर रहा है।
तो कितना काम, यानी कि मान लेंगे कोई काम जो है जिसका 1/4 जो है कितने दिनों में कर रहा है, 32 दिनों में कर रहा है, तो एक काम को करने के लिए क्या करेंगे, 32 × 4 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 32 दूनी 64 दूनी 128, यानी कि उस एक काम को करने में कितना दिन लगेगा, 128 दिन लगेगा, यानी कि टोटल डेज जो है कितना आ जाएगा, 128 डेज आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य जो है कितना है, 1240 रुपया है, तथा हानि जो है कितना है, 32%। यहाँ पे क्या हुआ, हानि हुआ, कितना, 32%। तो पूछा जा रहा है आपसे कि विक्रय मूल्य क्या होगा, तो 32% को क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, तो फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8/25। इसे जो है डायरेक्ट फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, 32% हटाएंगे तो आपका नीचे क्या चला जाएगा, 100 चला जाएगा, 4 से दोनों कट रहा है तो 4 × 8 32, 25 चौक 100, यानी कि इसे जो है परसेंट को फ्रैक्शन में इस तरीके से चेंज किया जाता है। तो आपको जो है फ्रैक्शन में चेंज करने के आना चाहिए, क्योंकि जो है परीक्षाओं में इसे जो है प्रश्न काफ़ी जल्दी जो है सॉल्व हो जाते हैं, जिससे जो आपकी परीक्षाओं में समय की बचत होती है। तो यहाँ पर जो है कोई भी जो है 25 की समान, कितने की समान, 25 के समान 8 यूनिट के जो है उसमें क्या में बेच दी गई, 8 यूनिट के जो है लॉस में बेच दी गई, यानी कि कोई सामान जो था 25 यूनिट का सामान उसे जो है 8 यूनिट के लॉस में बेच दी गई, यानी कि 25 में 8 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 17, यानी कि 25 यूनिट का सामान कोई 17 में बेच दिया गया। तो पहले यहाँ पर क्रय मूल्य कितना दिया गया, 1240 दिया गया, तो हम क्या निकाल सकते हैं, इससे 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि 25 यूनिट बराबर जो है कितना वैल्यू है, 1240 है। तो 25 से यहाँ पर जो है काटेंगे तो 25 यहाँ पर जो है 25 से नहीं कट रहा है, तो इसे क्या करेंगे, 1 यूनिट का वैल्यू जो है इस तरीके से लिख देंगे कि 1240/25 जो है आपका क्या आ गया, 1 यूनिट का वैल्यू आ गया। तो हमें चाहिए क्या, विक्रय मूल्य का जो है यहाँ पर वैल्यू चाहिए, तो 1 यूनिट बराबर 1240/25 है, तो हमें चाहिए कितने यूनिट का वैल्यू, 17 यूनिट का वैल्यू। तो क्या करेंगे, 17 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 17 से दोनों तरफ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा, 17 यूनिट का वैल्यू निकल जाएगा। तो इसे सारा हल कर देंगे तो 5 × 25 25, 5 से इधर काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 25 8 40, बाकी जो आपका सारा यहाँ पर कटेगा नहीं, तो यहाँ पर गुना करके देख लेते तो 17 चौक 68, 68 दूनी 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 1 आपका 13, 136 आपका हो जाता है, 17 चौक 68 और 17 दूनी 34 यहाँ पर जोड़ लेते हैं, तो 6 8 3 11, 6 4 10 11 1 12, 3 1 4 बटा जो है क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो 25 8 40, 5 चौक 20 और यहाँ पर 5 3 15, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर जो है टोटल एसपी यानी कि विक्रय मूल्य जो है कितना आ गया, 843.2 रुपये जो है क्या आ गया, विक्रय मूल्य यानी कि एसपी आ गया, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। तो यहाँ पर जो है 3 गो का जो है बराबर दिया गया है, 2a बराबर 3b बराबर 7c दिया गया है और a b c का अनुपात पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से जो आपको दिया हुआ हो और आपसे अनुपात पूछा जाए तो आपको करना क्या होता है, जो आपको जो है निकालना है, जैसे हमें यहाँ पर क्या निकालना है, ए का वैल्यू निकालना है, क्या निकालना है, पहले ए का वैल्यू निकालना है। तो ए में जो अंक दी गई है उसे क्या करेंगे, छुपा देंगे, क्या करेंगे, मान लीजिए इसे जो इस तरीके से छुपा देंगे, छुपाने के बाद क्या करेंगे, जो 2 संख्याएं बची है उसको क्या करेंगे, गुना करेंगे, जो आपका गुना होगा वही जो आपका क्या आएगा, ए के अनुपात का वैल्यू आएगा। तो ए का जो है यहाँ पर कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। इसी तरीके से अगर बी का निकालना हो, किसका निकालना हो, बी का निकालना, तो बी का छुपा देंगे, ए और सी का वैल्यू को जो है गुना कर देंगे, और अगर सी का निकालना हो तो क्या करेंगे, सी का जो है वैल्यू छुपा देंगे और बी और ए का जो नंबर दिया गया है उससे जो है मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो इस तरीके से जो है इस रेशियो को जो हल किया जाता है। तो इसे जो है हम लोग हल करके देख लेते हैं। तो ए को जो है क्या करेंगे, ए का वैल्यू निकालने के लिए ए को छुपा देंगे, तो किससे गुना करेंगे, 3 × 7 गुना करेंगे, यानी कि कितना आ जाएगा, 7 या 21 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 7 या 21। अब हमें किसका निकालना, बी का निकालना है, तो बी का वैल्यू छुपा देंगे तो किससे गुना करेंगे, ए और सी के जो है वैल्यू से गुना करेंगे, तो 2 × 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा। अब सी का वैल्यू निकालना है तो सी के जो है खुद के वैल्यू को छुपा देंगे और जो 2 बचा हुआ नंबर है उसे क्या करेंगे, यानी कि ए और बी के नंबर को क्या करेंगे, आपस में गुना कर देंगे, तो 2 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6, यानी कि ए बी सी का रेशियो कितना आ जाएगा, 21:14:6 आ जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक रेलगाड़ी अस्थायी गति से चल रही है। फिर बोला जा रहा है कि रेलगाड़ी जो है 340 मीटर लंबी वाले पुल जो है लंबाई वाले पुल को जो है कितने सेकंड में पार करती है, 35 सेकंड को जो है लगता है उसे पार करने में, तथा 460 मीटर लंबाई वाले पुल को जो है पार करने में कितना समय लगता है, 38 सेकंड लगता है। तो रेलगाड़ी की गति क्या होगी? तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चाल बराबर जो आपका फॉर्मूला क्या होता है। तो चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर आपका क्या होता है, दूरी बटा समय। ये तो आप फार्मूला, ये फार्मूला जो आप हमेशा याद रखेंगे कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी में दोनों का अंतर कितना है, तो 340 माइनस क्या करेंगे, यानी कि 460 माइनस क्या करेंगे, 460 माइनस 340 करेंगे, यानी कि दोनों की दूरी को जो है, यानी कि दोनों के पुल की लंबाई का क्या निकाल देंगे, यहाँ पर अंतर निकाल लेंगे। तो कितना अंतर हो जाएगा, 6 6 12, यानी कि 120 जो है दोनों का अंतर हो जाएगा, दोनों पुलों का अंतर। तो यहाँ पर पता चल गया कि कितने जो है उसे अधिक जो है दूरी तय करना पड़ा था दूसरे पुल पर चढ़ने के बाद। और यहाँ पर जो है समय में अंतर कितना हो जाता है दूसरे पुल पर चढ़ने के बाद, तो लंबाई में अंतर 120 है और समय में अंतर यहाँ पर कितना हो गया, तो 38 माइनस 35 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 सेकेंड हो जाएगा। यानी कि दूरी में अंतर कितना है, यानी कि लंबाई पुल की जो है अंतर कितना है, 120 है। समय में अंतर जो है कितना हो जाता है, 30 सेकेंड। चाल निकालने के लिए यानी कि स्पीड निकालने के लिए क्या करते हैं, दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दी गई है, 120 मीटर, दोनों का अंतर, समय का अंतर 3 सेकेंड है। तो आपके परीक्षाओं में जो है इसमें चाल जो आपकी पूछी गई थी किलोमीटर प्रति घंटा में पूछी गई थी। किसमें पूछी गई थी, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये जो आपका चाल आएगा किसमें आएगा, मीटर प्रति सेकेंड में आएगा, क्योंकि ये जो आपका दूरी मीटर में है और समय आपका क्या है, सेकेंड में है। तो किलोमीटर प्रति आवर में चाल को चेंज करने के लिए मीटर प्रति सेकेंड के चाल को, यानी कि मीटर प्रति सेकेंड के चाल को किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए किससे गुना करते हैं, तो 18/5 से गुना किया जाता है किसी भी चाल को। तो इसे जो है हल करेंगे तो 3 छक 18, 120 को 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10, 5 चौक 20, यानी कि 24 तिया 72 दूनी जो है आपका कितना आ जाएगा, 144। तो 144 किलोमीटर प्रति घंटा जो है क्या है, उस रेलगाड़ी की चाल यानी कि स्पीड है। तो यहाँ पर जो है इस रेलगाड़ी की स्पीड कितनी हो जाएगी, 144 किलोमीटर प्रति घंटा। आपको जो है हमेशा ये फार्मूला याद रखना है कि चाल बराबर दूरी बटा समय होता है, और जब स्पीड को मीटर प्रति सेकेंड में से बदल कर किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना हो तो उसे 18/5 से गुना किया जाता है। तो ये दोनों आपको जो है ध्यान रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 12,500 रुपये की एक राशि साधारण ब्याज दर से टी वर्षों में जो है कितना हो जाती है, 5,625 रुपया का ब्याज देती है। यदि ब्याज जो है वार्षिक ब्याज दर जो है रेट कितना है, 7.5% है, तो टी का मान क्या है। तो सबसे पहले जो आपको फॉर्मूला एकमात्र जो आपका साधारण ब्याज में फॉर्मूला याद रखना होता है, ये आपका होता है P/R/T/100 इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, ESI होता है। P से आपका प्रिंसिपल यानी कि मूलधन हो गया, R से रेट यानी कि दर हो गया, T से समय यानी कि समय हो गया, ESI सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज हो गया। तो प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना दिया गया, 12,500 दिया गया। कितना दिया गया, 12,500 दिया गया। रेट यानी कि दर कितना दिया गया, 7.5% दिया गया है। तो क्या लिख देंगे, 7.5%। समय हमें क्या निकालना है, निकालना क्या है, हमें समय निकालना है। तो समय को क्या दिया गया है, टी दिया गया। तो टी को जो है समय को जो है क्या लिख देंगे, यहाँ पे टी लिख देंगे, बटा नीचे 100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज कितना दिया गया, 5,625 रुपया दिया गया। तो क्या लिख देंगे, इक्वल टू में 5,625 रुपये। इसे जो आप सारा क्या कर लेंगे, हल कर लेंगे, आपका आंसर यहाँ पर यानी कि टाइम जो आपका निकल जाएगा। तो 2 शून्य 2 शून्य चला गया, यहाँ पर काटेंगे तो 25 25 125, 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, 25 25 125, 75 25 आपका कितना बनता है, 7 25 35, यहाँ पे 25 दिया 75, 25 नमा जो आपका कितना हो गया, 225। यहाँ पर 5 से काटेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, और 3 से काटेंगे तो यहाँ पर 3 तिया 9, यानी कि समय आपका कितना आ गया, 3 दूनी 6 आ गया। कितना आ गया,
फिक्स ईयर आ गया, यानी कि उसे साधारण ब्याज 5,625 रुपया प्राप्त करने में कितने साल लगेंगे? 6 साल लगेंगे, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है साधारण ब्याज में। ये एक मात्र फार्मूला से जो आप साधारण ब्याज के लगभग सारे प्रश्न जो आप हल कर सकते हैं इससे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। यहाँ पे बोला जा रहा है कि J3, J6, J7 प्रतिक्रियाओं में लगने वाले औसत समय क्या है? तो औसत समय निकालने के लिए क्या करेंगे? पहले जो है कुल समय हमें निकालना पड़ेगा। कुल समय निकाल कर क्या करेंगे? 3 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर संख्या कितनी है? 3 संख्या। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? तीनों का योग निकाल लेंगे। तो तीनों जो है परसेंट में कितना दिया गया? तो J3 जो है 20% दिया गया, J6 आपका 16% दिया गया, J7 जो है 12% दिया गया। यानी कि क्या करेंगे? J3, J6 और J7 तीनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, परसेंट टोटल परसेंट को जोड़ देंगे, यानी कि 20 + 16 + 12 को जोड़ देंगे। तो यहाँ पर 16 और 12 कितना हो गया? 28। अब 20 कितना हो जाएगा? 48%। यानी कि टोटल योग जो है कितना? 48% है। किसका? 12,000 घंटे का। तो कितना निकाल लेंगे? योग निकाल लेंगे। तो योग निकालने के लिए क्या करेंगे? 1200 का 48% निकालना पड़ेगा। तो 2 शून्य 2 शून्य आपका चला गया। 12 × 48 करेंगे तो 12 चौक 48, अब 12 8 96। तो आपका कितना आ जाएगा? 12 चौक 48, यानी कि आपका कितना आ जाएगा? तो 576 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 576 आ जाएगा। तो ये जो आपका आया, क्या आया? टोटल योग आया। क्या आया? टोटल योग आया। हमें निकालना क्या? औसत निकालना है। तो टोटल नंबर यहाँ पर कितना था? तो 3 नंबर था। तो क्या करेंगे? औसत निकालने के लिए 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 576 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 से एक बार में चला जाएगा 2, 3 9 27 और 3 दूनी 6, यानी कि 192 घंटा जो है क्या आ जाएगा? J3, J6, J7 का जो है औसत आवर्स, यानी कि औसत घंटा जो है आपका आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक वस्तु को जो है 12.5% की छूट देने के पश्चात जो है उसे कितना रुपये में जो है बेचा जाता है? तो 5,845 रुपये में बेचा जाता है। तो पूछा जा रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा? तो सारे 12% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा? 1/8 आएगा। कितना आएगा? 1/8। तो इस तरीके से जो आपको पॉइंट या फिर फ्रैक्शन में जो है पॉइंट के जितने भी वैल्यू आपके दिए रहते हैं उसे फ्रैक्शन में आपको जो है याद करना जरूरी होता है। जैसे कि यहाँ पर जो है 12.5 का वैल्यू कितना हो जाता है? 1/8 हो जाता है। या फिर जो आपका कितना दिया रहता है, या फिर 33 पॉइंट आपका 3 रहता है तो इसे जो है 1/30 लिखा जाता है। तो इस तरीके के वैल्यू जो आपका पॉइंट का वैल्यू जो है याद करना पड़ेगा, जिससे जो आपको परीक्षाओं में जो है समय की बचत हो। तो इस तरीके के पॉइंट के वैल्यू जो आपको सारे याद करने पड़ेंगे। तो ये जो है आपका क्या बन गया? 8 का समान जो है 8 कोई वस्तु जो है अंकित मूल्य किया गया था, उसे जो है कितने 1 यूनिट की छूट पर जो है उसे बेच दिया गया, यानी कि उसे जो है मार्क्ड प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य कितना किया गया था? 8 किया गया था, लेकिन उसे जो है क्या कर दिया गया? 1 यूनिट के जो है छूट पर बेच दिया गया, यानी कि 8 यूनिट का सामान जो है कितने में बेच दिया गया? 7 में बेच दिया गया। तो उसका विक्रय मूल्य कितना दिया गया? यहाँ पर बोला गया, तो छूट देने के पश्चात जो उसे कितना में बेच दिया गया? 5,845 रुपये में बेच दिया गया, यानी कि 7 यूनिट का वैल्यू कितना है? 5,845 रुपये है। तो 7 से यहाँ पर काटेंगे तो 1 यूनिट का आपका वैल्यू निकल जाएगा। 7 से काट के यहाँ पर देख लेते तो 7 × 8 = 56, 2 बच गया, 7 × 21 और 7 × 5 = 35, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 835 रुपये आ गया। हमें चाहिए क्या? अंकित मूल्य पूछा जा रहा है, यानी कि मार्क्ड प्राइस पूछा जा रहा था। मार्क्ड प्राइस जो है यूनिट में कितना? 8 यूनिट है। 1 यूनिट का वैल्यू जब 835 है, हमें निकालना कितना? 8 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो क्या करेंगे? 835 × 8 कर देंगे, तो 8 × 5 = 40 हो गया, 4 × 8 = 24, 4 × 28, 2 × 8 = 64, 2 कितना आ जाता है? 66, यानी कि 6680 रुपया जो है क्या आ जाता है? अंकित मूल्य, यानी कि मार्क्ड प्राइस आ जाता है। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कितना सही होगा? 2 जो है बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि धीरज एक जो है 100 मीटर चौड़ी सड़क को 25 सेकेंड में पार कर सकता है, तो पूछा जा रहा है कि धीरज की गति क्या होगी? तो चाल बराबर, अभी आपको इसी वीडियो में बताया गया कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय होता है। क्या होता है?
चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। तो ये फॉर्मूला जो आपको हमेशा याद रखना है कि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी कितनी दी गई है? 100 मीटर। कितनी दी गई है? 100 मीटर। समय कितनी दी गई है? 25 सेकेंड। हमें चाल किस में ऑप्शन में सारा दिया गया? मीटर प्रति सेकेंड में। तो इसे जो है किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो 100 को जो है 25 से काटेंगे तो कितना बार में चला जाएगा? 4 बार में चला जाएगा। यानी कि धीरज की गति कितनी आ गई? तो 4 मीटर प्रति सेकेंड। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22। यहाँ पे बोला गया कि नीचे दिए गए आंकड़े अलग अलग अंक प्राप्त करने वाले कक्षा ए के छात्रों की संख्या को दर्शाता है। ये जो आपके कक्षा ए के जो है टोटल जो है आपके छात्रों की संख्या को यहाँ पर दर्शाया जा रहा है और ये जो है अंक के जो है बीच का यहाँ पर बोला जा रहा है। तो पूछा आपसे क्या जा रहा है कि कक्षा की ए का माध्य अंक क्या है। तो जब आपके इस तरीके से माध्य अंक निकालने के लिए बोला जा रहा है, इस तरीके से यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर 0 दिया गया, यहाँ पर 2 दिया गया, तो इसके बीच का अंक ले ले। किसके अंक का? यानी कि 0 और 2 के बीच का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 2 और 4 के बीच का अंक कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 और 6 के बीच का अंक कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 6 और 8 के अंक बीच का अंक कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। 8 और 10 के बीच का अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 10 और 12 के बीच का अंक कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो जो आपका बीच का अंक रहे और जो आपके छात्रों की संख्या बोली जा रही है उससे क्या करेंगे? गुना कर देंगे। गुना करने के बाद हमें क्या बोला जा रहा है? माध्य निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो जो आपका योग निकलेगा उसे क्या करेंगे? टोटल स्टूडेंट से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जो है 0 और 2 के बीच में हमें किसको लेना है? 1 को लेना है। मल्टीप्लाई किसे करेंगे? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? पहले में 3 है। फिर जो है दूसरा में क्या लेना है? 3 लेना है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितना है? 4 है। तो यहाँ पर जो है 3 इंटू 3 करेंगे तो 3, 4 तिया 12। फिर आगे हल करेंगे तो बीच का संख्या जो है कौन सा है? 5 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 1 है, यानी कि 5 इंटू 1 5। फिर अगला जो है कितना है? बीच का अंक 7 है। फिर जो है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 7 अंक लाने वाले कितने हैं? तो 1 है, यानी कि टोटल अंक 7 है। फिर जो है 9 है और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 9 नंबर लाने वाले कितने हैं? 1 है, यानी कि टोटल नंबर जो है कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। और 10 से 12 के बीच में जो है किसी ने भी लाया कोई भी अंक नहीं है, यानी कि ये जो है इसका जो है लिखा नहीं जाएगा। क्या लिखा नहीं जाएगा? तो ये जो है क्या करेंगे? टोटल नंबर जो है यहाँ पर निकाल लेंगे कि टोटल अंक जो है छात्रों ने कितने प्राप्त किए। तो 12 3 15, 15 5 20, 20 और 7 27, 27 और 9 आपका कितना हो जाता है? 36 हो जाता है। 27 और 9 कितना हो गया? 36। यानी कि छात्रों के अंकों का योग कितना आ गया? 36। अब टोटल नंबर ऑफ जो है स्टूडेंट कितनी है? तो 4 3 7, 7 2 9 1 10। तो 10 से क्या करेंगे? यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। यानी कि जो है यहाँ पर माध्य कितना आ जाएगा? 3.6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3.6 क्या आ जाएगा? माध्य। यानी कि माध्य को एक तरीके से औसत भी बोला जाता है। यानी कि इस जो है ग्राफ का माध्य कितना आ जाएगा? तो 3.6 आ जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23। बोला जा रहा है कि दीपक तथा विनोद की गति क्रमशः जो है कितनी है? 19:12 है। तो बोला जा रहा है कि विनोद की गति कितनी है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछा जा रहा है कि दीपक की गति कितनी होगी। तो दीपक का जो है 19 दिया गया और विनोद का जो है यहाँ पर यूनिट में जो है गति कितनी दी गई? 12 यूनिट। तो 12 यूनिट का वैल्यू जो है यहाँ पर कितने किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है? 84 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू जो है हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो 12 से काटेंगे 84 को तो कितना बार में चला जाएगा? 12 शते 84। यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। हमें पूछी किससे जा रही है? पूछी जो है जा रही है कि दीपक की गति क्या होगी। तो दीपक का जो है गति यूनिट में कितना है? तो 19 यूनिट जो है दीपक की गति है। तो यहाँ पर एक यूनिट बराबर 7 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हमें क्या निकाल सकते हैं? दीपक की गति निकाल सकते हैं। किसमें? 19 से इसे गुना करेंगे तो क्या निकल जाएगी? दीपक की गति निकल जाएगी। यानी कि 19 इंटू 7 करेंगे तो आपको कितना आ जाएगा? 133। कितना आ जाएगा? 133 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि दीपक की गति कितनी है? 133 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 16 मजदूर प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके जो है 32 दिनों में जो है क्या कर सकते हो? दीवार को यानी कि इमारत को जो है गिरा सकते हैं। फिर आगे बोला जा रहा है कि 24 मजदूर जो है प्रतिदिन 12 घंटे कार्य करके उसी इमारत को जो है समान इमारत को जो है गिराने में कितने दिन का समय लगेगा।
तो आपको पता होना चाहिए कि टोटल वर्क इक्वल टू क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आपका क्या हो जाता है, आवर होता है। तो मैन यानी कि आदमी, डेज यानी कि दिन, एच यानी कि आवर यानी कि घंटा, कितने घंटे जो है प्रतिदिन काम करते हैं। तो ये जो आपको हमेशा पता होना चाहिए कि टोटल वर्क क्या होता है, मैन इंटू डेज इंटू आवर होता है। इसे जो है MDH के रूप में भी जो है इसे याद रखा जाता है। तो पहले वाले में जो है यहाँ पर जो है कितना मजदूर काम कर रहा है, 16 मजदूर। कितने दिन तक जो है काम कर रहा है, 32 दिन तक काम कर रहा है। कितने घंटे रोज काम करता है, तो 8 घंटे रोज काम करता है। तो ये जो आपका क्या निकल गया, टोटल काम, टोटल काम। तो यही काम जो आप क्या करेगा, 24 मजदूर के द्वारा किया जाएगा। डेली जो है कितने घंटे काम करेगा, तो 12 घंटे काम करेगा। उसे जो है कितने दिन में करेगा, उसे क्या करना है, हमें निकालना है। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, दिन को डी से डिनोट कर देंगे। तो इधर भी आपका क्या आ गया, टोटल वर्क, इधर भी टोटल वर्क आ गया। दोनों जो है समान काम कर रहे हैं, तो दोनों का जो है टोटल वर्क यानी कि कुल कार्य जो है क्या होगी, बराबर होगी। तो इसे हल करेंगे तो आपका क्या निकल जाएगा, डेज निकल जाएगा, जो कि 24 मजदूर और 12 घंटे प्रतिदिन काम करके जो है उस इमारत को गिराते हैं। तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर आपका आ गया 8 तिया 24, यहाँ पर 4 तिया 12, 4 चक 16 हो गया यहाँ पर आपका। और बाकी आपका यहाँ पर कट नहीं रहा, यहाँ पर जो आपका कट नहीं रहा, यानी कि डी बराबर जो आपका क्या आ जाएगा, यानी कि डेज जो आपका क्या आ जाएगा, 32 दूनी 64 दूनी 128 बटा जो आपका कितना आ जाएगा, नीचे आपका 3 तिया 9, यानी कि कुल दिन जो है कितना समय लगेगा, 128 बटा 9 डेज लगेंगे। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 25। यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे कि वर्ष Y4 के लिए राजस्व जो है कितना है, 22,500 रुपये है। तो Y4 के लिए जो है लाभ क्या होगा, Y4 के लिए लाभ क्या होगा। तो Y4 जो आपका ये है, जो आपको यहाँ पर कितना दिया गया है, Y4 का मान जो है क्या दिया गया है, 0.90 दिया गया है। क्या दिया गया है, 0.90 दिया गया है। तो यहाँ पर बोला क्या गया था आपसे कि Y1, Y2, Y5, Y7 इस तरह से जो दिया गया व्यय से राजस्व का अनुपात दिया गया, यानी कि पॉइंट को जब हटाएंगे तो नीचे कितना चला आता है, 100। तो ऊपर वाला जो आपका क्या है, व्यय है, यानी कि क्या है, खर्च है। नीचे वाला आपका क्या है, राजस्व है, क्या है, कमाई है। राजस्व मतलब आपका क्या है, कमाई है। यानी कि किसी वस्तु को जो है, मान लीजिए कि बनाने पर किसी वस्तु को 90 रुपया खर्च की जाती है और बेचे उसे जो है 100 रुपया पर जाता है। तो यहाँ पर बोला क्या जा रहा है कि राजस्व यानी कि उस वस्तु से जो है कमाया कितना, 22,500 रुपया कमाया। यानी कि 100 यूनिट का वैल्यू जो है कितना है, 22,500 रुपये है। कितना है, 22,500, यानी कि एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 225 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 225 रुपये आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या जा रहा है कि Y4 के लिए लाभ यानी कि प्रॉफिट क्या होगा। तो खर्च किया गया 90 यूनिट, कमाई किया गया 100 यूनिट, यानी कि प्रॉफिट जो है कितना हो जाएगा, तो 100 माइनस क्या करेंगे, 90 करेंगे तो क्या निकल जाएगा आपका प्रॉफिट, यानी कि लाभ निकल जाएगा। यानी कि 10 यूनिट बराबर क्या हुआ, लाभ हुआ। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना है, 225 रुपये। तो क्या करेंगे, 10 यूनिट का वैल्यू निकालने के लिए 10 से गुना कर देंगे। क्या करेंगे, 10 से गुना कर देंगे। तो आपका कितना आ जाएगा, 2250 रुपये जो है क्या हो जाएगी, Y4 के द्वारा जो है लाभ कमाई गई थी। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप हमसे यहाँ भी जुड़ सकते हैं। इसके लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, ताकि उन्हें भी जो है इस वीडियो से लाभ मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।